हेलो फ्रेंड्स, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पे बीएचयू बीए से संबंधित तैयारी चालू करवाई थी। तो आज उसी कड़ी में हम अपना अगला वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हैं और आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको बिल्कुल फ्री में पूरी तैयारी करवाएंगे और सारी जो स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर की जाएंगी। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। सारे सब्जेक्ट मैं बारी बारी से पढ़ाऊँगा। अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट बारी बारी से पढ़ाऊँगा। तो हमने जैसा कि अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि बीएचयू बीए में जो जीएस वाला सेक्शन होता है, वहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन 60 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले पॉलिटी को चालू किया था। पॉलिटी में अभी तक हमने कुल 6 क्लास कर ली है, जिसमें हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 पढ़ा, फिर 1833 का अधिनियम पढ़ा, फिर उसके बाद 1853 का अधिनियम पढ़ा, फिर 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और उसी के बाद आज हमारा ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसको हम कुल 12 पॉइंट में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा किस तरीके के बदलाव हमारे भारत के प्रशासन में लाए गए और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। अगर इससे पहले आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, इस जो ये पूरा अधिनियम था, इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए कि ये अधिनियम कैसे आया, क्यों आया। देखिए, 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि एक 10 साल बाद, मतलब 1919 से 10 साल बाद 1928-29 तक एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। उस आयोग का काम ये था कि 1919 में जो अधिनियम बना, उसका भारत के प्रशासन में क्या असर हुआ, इन सारी चीज़ों पे एक रिपोर्ट तैयार करना। तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो वही साइमन कमीशन था जिसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था। अब साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध होने लगा। विरोध इसलिए होने लगा क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो जो राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, या कांग्रेस के नेता थे, वो सारे उन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने इसी विरोध को देखते हुए भारतीयों को या भारतीय नेताओं को ये चैलेंज दिया कि अगर आप हम जो कमीशन बना के दे रहे हैं या हम जो लॉ पास करके दे रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते, तो आप अपना एक संविधान बनाइए, अपना कानून बनाइए और हमें दीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। तो ये एक चैलेंज की तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को दिया। उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में क्या था कि भारत का प्रशासन किस तरीके से चले, यहाँ का संविधान किस तरीके से बने, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में थी। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम आपने सुना होगा। इससे पहले भी मैंने बताया था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समझते थे भारत में, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी पार्टी थी और बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगता था कि जो कांग्रेस है वो भारतीय मुस्लिम का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, या फिर जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई है, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, उसी को नेहरू रिपोर्ट कह रहे हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट बनी है, उसमें भारतीय मुसलमानों की जो मांगे हैं, जो शर्तें हैं, उसको बिल्कुल तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, ऐसा जिन्ना का मानना था। तो जिन्ना ने क्या किया कि अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखी ब्रिटिश सरकार के सामने। 14 सूत्रीय मांगे मतलब एक रिपोर्ट उन्होंने भी बनाई, जैसे नेहरू रिपोर्ट बनी थी, और उसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए विशेष रूप से मांगे रखी। अब हमने 3 चीज़ पढ़ लिया। एक तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, दूसरा नेहरू रिपोर्ट बनी, तीसरा जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे बनी। अब इन 3 रिपोर्ट को ध्यान में रख के 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, एक 1930 में, 1931 में, फिर 1932 में। अब इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में इन तीनों रिपोर्ट पे चर्चा की गई। चर्चा के बाद ये ब्रिटिश सरकार ने 1935 का अधिनियम लाया और उसमें कोशिश की गई कि साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट में जो प्रस्ताव दिए गए थे उसको भी सम्मिलित किया जाए, नेहरू रिपोर्ट में जो प्रस्ताव दिए गए थे उसको भी सम्मिलित किया जाए, और
जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें जो थी उसको भी कुछ प्रावधान सम्मिलित किए जाएं इस अधिनियम में। तो इस अधिनियम में हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रावधान लाए गए और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला प्रावधान है वो ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लगा दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? देखिए, मैंने आपको 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था 1919 का, उसमें पढ़ाया था कि इस अधिनियम के मतलब 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन का क्या मतलब था? द्वैध शासन का मतलब ये था कि डायरकी गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट जो कुछ विषयों पर वो कानून बनाएगी, एक दूसरी गवर्नमेंट जो कुछ मामलों पे वो कानून बनाएगी। गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जिसे हम बाद में वायसराय कहते थे। इसी तरीके से प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। इन सब की भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और मंत्रिमंडल एक अलग होता था। तो कुछ कानून जो गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर, वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह से बनाते थे और कुछ कानून भारतीय जो मंत्रिपरिषद होती थी उनके सलाह से बनाया करते थे। वही व्यवस्था अब प्रांतों से हटा के केंद्र में लागू कर दी गई। मतलब कि अब जो भारत का वायसराय है उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव है। तो कुछ कानून वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से बनाएगा और कुछ कानून वो केंद्रीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसकी मदद से बनाएगा। द्वैध शासन का सीधा सा यही मतलब है। तो हमारा जो सबसे पहला प्रावधान था कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटा करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लगा दिया गया। जो हमारा दूसरा प्रावधान है कि संघ सूची, राज्य सूची के अतिरिक्त एक समवर्ती सूची नामक नई सूची का निर्माण कर दिया गया। देखिए, 1919 के ही अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि एक संघ सूची और एक राज्य सूची का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया। संघ सूची में वो विषय होते थे जिसमें केंद्रीय विधानसभा कानून बनाती थी और राज्य सूची में वो विषय होते थे जिसमें राज्य की विधानसभाएं कानून बनाया करती थी। लेकिन अब इस कानून में एक अलग से समवर्ती सूची नामक अलग सूची बना दी गई। इस सूची में वो विषय रखे जाते थे जिस पे या तो केंद्र भी कानून बना सकता था और राज्य भी कानून बना सकता था। अगर दोनों में किसी बात को लेके किसी कानून पे या ऐसा विवाद हो जाए कि केंद्र ने जो कानून बनाया, राज्य ने सीधे उसके विरुद्ध उसी विषय पे कोई कानून बना दिया गया, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता था। आज भी यही प्रथा चली आ रही है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिल जाते हैं। उनमें कुछ विषय केंद्र सूची में है, कुछ राज्य सूची में है, कुछ समवर्ती सूची में है। तो ये जो तीनों प्रावधान थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में कर दिए गए। जो हमारा अगला प्रावधान है कि संघीय न्यायालय 1937 में स्थापना। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस प्रावधान के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक फेडरल कोर्ट। अब इसका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत था। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत नहीं था, लेकिन अब ये जो कोर्ट बना ये दिल्ली में बना था। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ये दिल्ली में बना और ये इसी अधिनियम के तहत बना, 1937 में बना। तो यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1937। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रावधान है वो ये है कि आरबीआई की स्थापना। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सब जानते होंगे कि भारत में बैंकिंग से संबंधित सर्वोच्च निकाय यही है। बैंकों को रेगुलेट करना, उनके लिए कानून बनाना, दिशा निर्देश देना, ये सारा कुछ आरबीआई का ही काम होता है। तो इस आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कर दी गई थी। 1950 में इसका नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1950 में, लेकिन इसकी स्थापना यहीं पे भारत शासन अधिनियम ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ पे आप डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935। जो हमारा अगला प्रावधान है कि 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त करके उनकी भूमिका सिर्फ एक सलाहकारी निकाय बना दिया गया, संख्या को कम करके 6 कर दिया गया। मैंने 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 1858 में जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको समाप्त करके भारत सचिव नामक एक नया पद सृजित कर दिया गया था और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय निकाय गठित कर दिया गया था जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल या हिंदी में भारत परिषद कहा जा रहा था। अब उस भारत परिषद को 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त करके उसकी भूमिका सिर्फ एक सलाहकारी निकाय तक सीमित कर दी गई और जो 15 सदस्य होते थे उनकी संख्या को 6 कर दिया गया। यहाँ पे
इसको थोड़ा ध्यान देंगे, अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। जो हमारा अगला प्रावधान है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा वही जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, आपका मणिपुर नागालैंड से उसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ ईस्ट में, वही बर्मा है। तो उसको इसी अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत से अलग कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बर्मा नामक आज देश आप देखते हो अपने मैप पे, वो बर्मा कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम के द्वारा उस भूखंड को अलग करके एक अलग देश बना दिया और वो देश 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि बर्मा एक अलग देश होगा और उस देश का निर्माण 1937 में फाइनली कर दिया गया। हमारा अगला प्रावधान है इस अधिनियम में, इसमें कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी। ये सिंपल सा है कि इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इनमें से 250 अनुच्छेद सीधे आज के हमारे भारत के संविधान में ले लिए गए हैं, मतलब एक तरीके से कॉपी और पेस्ट कर दिए गए हैं। जो हमारा अगला प्रावधान है, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 से 375 कर दिया गया। राज्य परिषद की संख्या 60 से 260 कर दिया गया। इसके पहले वाले एक्ट में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, मतलब 1919 वाले अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया था। एक निचला सदन होता था जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, एक अपर हाउस यानी उच्च सदन हुआ करता था जिसे राज्य परिषद कहा जा रहा था। जो निचला सदन था केंद्रीय विधान परिषद, उसकी संख्या 145 हुआ करती थी 1919 के अधिनियम में, लेकिन 1935 के अधिनियम में उसकी संख्या 375 कर दी गई। और राज्य परिषद की संख्या 1919 के अधिनियम में 60 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 260 कर दी गई, मतलब बढ़ा दिया गया संख्या। जो हमारा अगला प्रावधान है कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रजवाड़ों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। हालांकि देसी राजवाड़ों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे भारतीय संघ में अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। देसी राजवाड़ों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और ये योजना फेल हो गई। देखिए, अभी तक जो ब्रिटिश सरकार कानून बना रही थी वो ब्रिटिश प्रांतों के लिए बना रही थी। मतलब 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, उसके बाद जो अधिनियम आया था 1858, उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान ये किया गया था कि ब्रिटिश सरकार जो देसी रजवाड़े हैं उनको हड़पने की नीति खत्म कर देगी। मतलब कि लॉर्ड डलहौजी ने उससे पहले जितने भी राज्य हड़पे थे उसके बाद भी कई सारे देसी रजवाड़े अस्तित्व, ये देसी रजवाड़े भारत की स्वतंत्रता तक अस्तित्व में रहेंगे। फिर आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। तो एकीकरण का यही मतलब होता है कि जिन देसी राजवाड़ों ने उस टाइम मना कर दिया था भारत संघ में शामिल होने से, अब उनको ज़बरदस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में मिला लिया। कुछ को चुनाव के द्वारा मना लिया, कुछ को डराया धमकाया, कुछ जगह सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, जैसे हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला के हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया गया था। तो ये जो देसी राजवाड़े थे इन लोगों ने मना कर दिया था उस टाइम, जिसके चलते अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था वो फेल हो गया। जो हमारा अगला प्रावधान है कि सांप्रदायिक आधार पर महिलाएं, मजदूर, जमींदार के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी गई। देखिए, मैंने आपको बताया था 1909 वाले अधिनियम में कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। मतलब सांप्रदायिक चुनाव का सिलसिला कब से चालू होता है? 1909 के अधिनियम से। फिर 1919 वाले अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी गई। मतलब उसी चीज़ को जो 1909 में जो सिलसिला चालू किया गया उसको 1919 के अधिनियम में और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब उसी सिलसिले को, उसी सांप्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम में और ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने क्या किया कि जो महिलाएं थी, मजदूर थे और ज़मींदार थे, इनके लिए अलग से इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी गई। मतलब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश कर रही थी भारत को। जो हमारा अगला प्रावधान है, इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार 1937 में आम चुनाव कराया गया। इससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार चुनाव कराए गए और कब कराए गए। तो 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए। और दूसरा कि कब कराए गए, तो 1937 में कराए गए। ये सरकार जो 1937 के अधिनियम के तहत जो सरकार बनी वो 18 महीने तक चली और द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका चालू हो जाता है 1939 में,
उस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की रजामंदी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। उसी के विरोध में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो कि ज़्यादातर प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, इस अधिनियम के द्वारा 1937 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1919 के अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों में जो सरकारें बनी थी वो कितने दिन तक चली? तो 18 महीने तक, कुल 18 महीने तक वो सरकार चली थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। और उसी के विरोध में जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो हमारा अगला प्रावधान है कि इस अधिनियम के तकरीबन 250 अनुच्छेद जो कि तो उठाकर संविधान में रख दिए गए। ये मैंने आपको अभी बताया कि इस अधिनियम के बहुत सारे अनुच्छेद आपके भारत के मौजूदा संविधान में सीधे की सीधे उठा के रख दिए गए, यानी कि कॉपी पेस्ट एक तरीके से कर दिए गए। करीब 250 के आसपास अनुच्छेद रख दिए गए। अभी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वैसे तो 450 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका नंबर वाइज वो 395 ही है। तो ये था आज का भारत शासन अधिनियम 1935। उम्मीद है कि इसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, मैंने जैसा कि अपने हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ वीडियो देखने के बाद आप किसी बुक से जाके ज़रूर पढ़ें। मैंने आपको बुक भी बताई थी, महेश कुमार वर्णवाल की NCERT आती है, वो आप ले लें और उससे पढ़ें और एक MCQ लगाएं, कहीं से भी लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप लूसेंट से लगाते हैं या यूट्यूब से खोल के लगाते हैं, कहीं से भी लगाएं। आप MCQ ज़रूर लगाएं। MCQ लगाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा और कम समय में हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को पकड़ने में। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और फिर आगे अपनी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।